आज के रिमाइंडर क्लास में आप सभी को भारत के इतिहास के संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। तो इतिहास जो है इसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। संपूर्ण पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, इसको वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। इसकी संक्षिप्त जानकारी एक क्लिप में आज आपको दी जाएगी। तो थोड़ा सा जो है ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि ये सजा कर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि पूरे हिस्ट्री को सजा कर नहीं मिलेगा। कहीं कहीं से जो है हिस्ट्री को आपको सुनाया जाता है, समझाया जाता है लेकिन सजा कर स्टेप बाय स्टेप जो है आज हम आपको हिस्ट्री की अध्ययन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाषाण काल से। मानव सभ्यता के आधार पर, मानव सभ्यता के आधार पर, मानव के प्रगति के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला जो है प्री हिस्ट्री, फर्स्ट जो है प्री हिस्ट्री। दूसरा जो है इसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। और थर्ड जो है इसको हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। यानी इसको हिंदी में जो है प्रागैतिहासिक काल, औद्योगिक काल और ये जो है इंडियन हिस्ट्री के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है प्री हिस्ट्री की शुरुआत 2.5 लाख ईस्वी पूर्व में होता है। 2.5 लाख ईस्वी पूर्व में पहला ज्ञानी मानव जो है पहला ज्ञानी मानव का उदय हुआ। ज्ञानी मानव जो है 2.5 लाख ईस्वी पूर्व में ज्ञानी मानव का आगमन 2.5 लाख ईस्वी पूर्व में हुआ। ज्ञानी मानव सबसे पहले जो है अपने तन को वृक्ष के छाल और पत्तों से ढकना स्टार्ट किए। और प्री हिस्ट्री जिसको पाषाण काल कहते हैं, पाषाण काल, इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल। और दूसरा जो है नव पाषाण काल। मध्य पाषाण को मिश्रित काल होता है, यानी पूर्व पाषाण और नव पाषाण को मिला हुआ काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। उसमें कुछ खास जो है जानकारी नहीं। तो पूर्व पाषाण का जो है समय काल है 2.5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व का काल। 10,000 ईस्वी पूर्व का काल को हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं। इसमें ज्ञानी मानव का आगमन हुआ और आग की खोज हुआ। ज्ञानी मानव ने आग की खोज की तथा शिकार करके अपने जो है भोजन यापन करते थे। उसके बाद जो है नव पाषाण काल का उदय हुआ। नव पाषाण काल का समय काल जो है 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व के काल है। इसमें जो है नव पाषाण काल में मानव जो है ये कृषि करना और पशुपालन करने की शुरुआत कर दी और एक जगह स्थिर रहने की यहाँ पे विकास हुआ कि ये जो नवपाषाण युग में मानव जो है एकत्रित होकर रहने लगे और कृषि और पशुपालन की शुरुआत की। मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और पत्थर के कुछ औजार बनाए।
चाक, कुल्हाड़ी इत्यादि औजार का विकास हुआ। तो इस प्रकार जो है नवपाषाण काल की समय काल 10,000 ईस्वी से 3,000 ईस्वी पूर्व के काल है। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में जो है इसका प्रोटो हिस्ट्री में इसको लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता पढ़ते हैं। तो भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी जाती है, जिसका सबसे मान्यता प्राप्त जो समय काल है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का काल है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। सिंधु घाटी के लोगों का जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। लोग जो है इनका मुख्य व्यवसाय जो है कृषि और पशुपालन था। यातायात के लिए यह जो है घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। मिठास के लिए शहद और मनोरंजन के लिए जो है पासा, घुड़दौड़, रथदौड़ आदि करते थे। शिकार आदि का भी मनोरंजन के लिए उपयोग करते थे। उसके बाद जो है इसकी खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया और सर्वाधिक पुराना स्थल सुतकोतदा है। सुतकोतदा सुतकोतदा जो है सर्वाधिक पुराना स्थल है। यह एक बंदरगाह है और यहाँ पे घोड़े की अस्थि मिली थी। और सबसे जो है प्रसिद्ध नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एवं मोहन मोहनजोदड़ो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इसका प्रमुख नगर था। हड़प्पा में लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का साक्ष्य और मुहर की प्राप्ति हुई। और मोहनजोदड़ो में जो है अनागार, स्नानागार, पशुपति की मूर्ति, नृत्य करती कांस्य मूर्ति, नटराज की मूर्ति इत्यादि मोहनजोदड़ो से मिला। कालीबंगा से नक्काशी किया हुआ ईंट का और जूता हुआ खेत की साक्ष्य मिलती है। और बनावली से जो है बनावली से यहाँ हम तिल, जौ और सरसों का साक्ष्य मिला। उसके बाद जो है लोथर बनावली लोथर से चावल के दाने मिले। लोथर से चावल के दाने मिले। इस प्रकार जो है सिंधु घाटी के लोग सूर्य, वृक्ष और शिव के पूजा करते थे। औरतों को स्त्री को उच्च पद प्राप्त था और वह अपने पति के साथ
जो है धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे। उनको आदर के दृष्टि से देखा जाता था। और ये लोग जो है सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। इस प्रकार जो है कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है। बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया और उसके बाद जो जो भारत में नई सभ्यता का जन्म हुआ उसको आर्य सभ्यता कहते हैं। या वैदिक सभ्यता। मध्य एशिया से कुछ कबीले भारत आए और भारत में आकर पंजाब और अफगानिस्तान में बस गए। वही जो है अपने आप को आर्य कहे तथा इस क्षेत्र को आर्यावर्त। आर्यों का जो भाषा थी संस्कृत थी और भाषा संस्कृत थी और सभ्यता जो है ग्रामीण थी। प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक इकाई कुल ग्राम 20 जन और महाजन था। यानी जो इसकी छोटी छोटी इकाई जो है परिवार थी और परिवार के जो मुखिया होते थे उनको गृहपति कहा जाता था तथा कई परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करता था और ग्राम के जो प्रधान होते थे उनको ग्रामीण कहा जाता था। और कई गांव मिलकर 20 के निर्माण करते थे और 20 के प्रधान को 20पति कहा जाता था और कई 20 मिलकर एक जन के निर्माण करता था और जन के जो शासक थे उनको राजन बोला जाता था। और जिस जन का सर्वाधिक विकास हुआ उसको महाजन कहा गया। महाजन महाजन कहा गया और महाजन के जो शासक होते थे उनको राजा कहा जाता था। राजा प्रारंभ में राजा को प्रजा ही चुनती थी और सभा और समिति दो संस्थाएं होती थी। राजा को राजा को सलाह देने के लिए दो संस्थाएं होती थी। गाय को अघन्य प्राणी माना जाता था और गाय को क्षति पहुंचाने वाले को मृत्यु दंड या देश निकासी की सजा मिलती थी। वह ये जो है उनके गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था और उग्र जो होते थे वह अपराधियों के पकड़ने के काम करते थे। ये जो आर्य सभ्यता था इसमें नारी को उच्च पद प्राप्त था और वह अपने पति के साथ जो है धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती थी। इस प्रकार जो है आर्य सभ्यता का शुरुआत होता है। आर्य सभ्यता को दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। पहला जो है ऋग वैदिक काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1500 ईस्वी पूर्व से
पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसी कालखंड में महर्षि विश्वामित्र ने ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद की रचना जो है महर्षि विश्वामित्र ने की, जिसमें 10 मंडल, 1028 सदुक्ति और 10,462 ऋचाएं हैं। जिसके तीसरे मंडल में जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो है मंत्र जो है इसको गायत्री मंत्र कहते हैं, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। 9वें मंडल में जो है सोम देवता के बारे में वर्णन है, और 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में वर्णन है, और इसके 10वें मंडल में जो है 4 वर्णों के बारे में वर्णन किया गया है। ये 4 वर्ण जो होते थे, चारों वर्ण एक ही परिवार में होते थे। आजकल जो है इसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है कि ऋग्वेद में शूद्र नामक शब्द जो है ऋग्वेद से आया। तो बात तो ये सही है, लेकिन इसको तोड़ के पेश किया जा रहा है समाज को में भ्रमित फैलाने के लिए। ऋग्वेद के अनुसार चारों वर्ण जो है एक ही परिवार में होते थे। परिवार में जो पूजा पाठ के काम करते थे या पढ़ने लिखने का काम करते थे, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। जो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करते थे वो क्षत्रिय होते थे, और जो व्यवसाय करके जो है पालन पोषण का काम करते थे वो वैश्य हो गए, और जो सेवा भाव के काम करते थे वो शूद्र हो गए। ये जो है अगर शूद्र का लड़का भी पढ़ने का और पूजा पाठ करने लगता था तो उसको जो है फिर पुनः जो है ब्राह्मण में घोषित कर दिया जाता था। और अगर वैश्य का लड़का जो है रक्षा प्रदान करने लगा तो उसको क्षत्रिय घोषित कर दी जाती थी। इस प्रकार कोई भेदभाव चारों वर्णों में नहीं था। लेकिन हुआ यूं कि जब उत्तर वैदिक काल आया तो वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर होने लगे, तथा गोत्र नामक संस्था का गोत्र नामक संस्था का विकास हुआ। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे जो है इसमें कुरीतियां आने लगी, और जो शूद्र के लड़के होते थे या वैश्य के लड़के, उनसे लोग पूजा पाठ के काम नहीं कराते थे। अब जो है वर्ण पहले जो है ऋग्वैदिक काल में वर्ण जो है व्यवसाय के आधार पर होता था, कि जो व्यवसाय जो करते थे उसके आधार पर उनका वर्ण रखा जाता था कि ये से वर्ण के हैं। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर होने लगे। जो शूद्र में जन्म लिया वो शूद्र हो गया, और जो वैश्य में जन्म लिया वो वैश्य हो गया, क्षत्रिय में जो जन्म लिया वो क्षत्रिय कहलाया, और ब्राह्मण में जो जन्म लिया वो ब्राह्मण कहलाया। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर गोत्र नामक एक संस्था का जन्म होता है। जन्म या विकास, जन्म हुआ। अब जो है उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद, बाकी
3 वेद, 18 पुराण और रामायण और महाभारत की रचना हुई। 3 वेद जो है सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद जो है इसमें संगीत की शिक्षा मिलती है। आयुर्वेद में जो है यज्ञ तथा युद्ध के बारे में वर्णन है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना जितने भी जो समाज में है ये सब अथर्ववेद में से लिया गया है। तो इस प्रकार तीनों वेद, बाकी 3 वेद की रचना हुई। 18 पुराण उग्र लोमहर्ष और उग्र सर्वा को, महर्षि लोमहर्ष और उग्र सर्वा को पुराणों के रचयिता कहा जाता है। पुराणों की रचना लोमहर्ष और उग्र सर्वा ने किया। पुराणों में हमारे पुराने जो राजवंश थे उनकी जानकारी मिलती है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें सतवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण में मौर्य वंश तथा वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अशोक चित्र के नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। रामायण के रचयिता विश्वामित्र थे। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे और महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने किया। इस प्रकार जो है उत्तर वैदिक काल में अनेकों धर्म ग्रंथ के जो है रचना हुआ। उत्तर वैदिक काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुतर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें अनेकों धर्म का विकास हुआ, अनेकों धर्म का प्रचार हुआ। जिसमें जैन धर्म, जैसे जैन धर्म, इनके संस्थापक वृषभ देव थे। वृषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना किए और 24वें गुरु जो है महावीर हुए। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। और ईसाई धर्म के संस्थापक जो है ईसा मसीह थे। और इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है। और उनके 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, जिनकी जन्म जो है पटना साहिबा में हुई है। तो इस प्रकार जो है अनेकों धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसमें जो है ये 16 महाजनपदों में सबसे जो है बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बना मगध।
मगध जो है सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बना। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के संस्थापक जो है बृहदत्त थे। बृहदत्त, बृहदत्त ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया। यह जो है जरासंध के पिता थे, वही जरासंध जो भीम से मल्ल युद्ध किया था। महाभारत में भीम से मल्ल युद्ध करने वाले जरासंध के पिता बृहदत्त ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया और इसे 544 ईस्वी पूर्व में 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार ने इसे बृहदत्त को हराकर हर्यक वंश की स्थापना किया और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और अंग राज्य को हराकर और मगध में शामिल किया। मगध में शामिल किया और इस प्रकार जो है वह 52 वर्षों तक राज किया। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ जो 493 ईस्वी पूर्व में 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और इसने जो है राजगृह में बौद्ध धर्म की पहली सभा का आयोजन कराया। इसका उत्तराधिकारी जो है उदयी हुआ जो 461 ईस्वी पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा तथा पाटलिपुत्र की स्थापना करके अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का नाम जो है ये शेरशाह सूरी ने पटना रखा था और उदयी जो है पाटलिपुत्र की स्थापना करके अपनी राजधानी बनाया। उदयी का जो है उत्तराधिकारी नागदशक हुआ जिसको शिशुनाग ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना किया तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया 412 ईस्वी पूर्व में। 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ जो अपनी राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतर किया और वैशाली में बौद्ध धर्म की दूसरी सभा का आयोजन किया कालाशोक। इसके बाद जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। नंदीवर्धन को महापद्मानंद ने अपदस्थ करके नंद वंश की स्थापना किया। नंद वंश का स्थापना किया 364 ईस्वी पूर्व में।
64 ईस्वी पूर्व में नंदीवर्धन को हराकर महापद्मानंद ने मगध के गद्दी पे नंद वंश की स्थापना किया। महापद्मानंद के उत्तराधिकारी पद्मानंद हुआ और उसका उत्तराधिकारी धनानंद हुआ। धनानंद जब मगध के गद्दी पे पर राज कर रहा था, उसी समय जो है 326 ईस्वी पूर्व में यूनान के राजा सिकंदर भारत आया। यूनान के राजा सिकंदर भारत आया था जब धनानंद जो है मगध के गद्दी पे राज कर रहा था। उस समय जो है धनानंद का साम्राज्य जो है काफी शक्तिशाली साम्राज्य था। इसको सिकंदर से बचाव के लिए जो सिकंदर से बचने के लिए चाणक्य ने गुरु चाणक्य ने धनानंद से मुलाकात किया और कहा कि आप जो है ये भारत के जितने भी राजवंश है उसमें सबसे शक्तिशाली है। आप जो है और राजा को अपने आश्वासन में लेकर और सिकंदर से लड़ाई कीजिए, क्योंकि सिकंदर जो है एक बहुत ही विशाल सेना लेकर आ रहा है भारत पे आक्रमण करने के लिए। तो ये जो है ये भारत पर जब इसकी एंट्री हो जाएगी तो काफी राजाओं को नुकसान पहुंचाएगा और लूट खसोट कर भारत के धन को वो अपने देश लेके चला जाएगा। इस पर धनानंद जो है चाणक्य को अपमानित किया और कहा कि एक विप्र ब्राह्मण बताएगा कि राज कैसे किया जाता है। हमें राज करने के लिए एक विप्र ब्राह्मण जो है हमको बतलाएगा और बहुत सारे शब्दों से उनको अपमानित किया। इससे जो है कुपित होकर और चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर संकल्प लिया कि जब तक मैं जो है धनानंद तुमको अपदस्थ नहीं कर दूं तब तक जो मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और इसके चलते वह चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। ये 321 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के पिता का नाम फिलिस्पिन था और उनके गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के जो महान सेनापति था वह सेलुकस निकोटस था। यह सिकंदर जो है सिंध जो है झेलम नदी के किनारे राजा पोरस से युद्ध किया और ब्यास नदी को पार नहीं करने के पर वह जो है अपने देश को लौट गया। तो लौटते समय इसे बेबीलोन में मृत्यु हो गई और जो सेल्यूकस निकोटस था वो अपने देश चला गया। अब जो है जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किया तो इसके बाद सेल्यूकस निकोटस से एक युद्ध होता है जिसमें वह सेल्यूकस निकोटस पराजित होता है और उसकी लड़की कार्नेलिया से ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है और वह जो है चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकोटस द्वारा जो विजित प्रदेश था
काबुल, गंधार, हेरात, बकरात, इस सब को जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देकर अपने देश चला गया। वहां जाने के बाद अपना मेगास्थनीज को मेगास मेगास्थनीज मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार बना। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बना और इसके दरबार में जो है यूनान से यूनान के राजदूत डायमेकस जो है भारत आया था। बिंदुसार जो है 298 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसे अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित घात अमित घात के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। अशोक महान जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा और इसने जो है